हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वायुसेना प्रमुख की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा चीन और पाकिस्तान कभी भी कर सकते हैं दोनों तरफ से हमला, इमरजेंसी के लिए रहे तैयार। बताएंगे दोस्तों क्यों अचानक इन्होंने ये बात कही है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहाँ पर नुपुर शर्मा समर्थक छात्र की साइड लेने पर भड़के कट्टरपंथी, हिंदू प्रिंसिपल के गले में डाली जूतों की माला और बाइक को आग में झोंक डाला। बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी वारदात आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे जहां जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आपातकाल का जिक्र और कह दिया काले धब्बे की तरह है वो दौर। बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका ने फिर एक बार मांग लिया है भारत का साथ इस वैश्विक संकट पर। दोस्तों क्या मोदी सरकार देंगे अमेरिका का साथ? बड़ी खबर दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर बीजेपी के मुस्लिम नेता को कट्टरपंथियों ने पीटा है दोस्तों, मार मार करके उंगली तोड़ दी है। जी हां, दाढ़ी भी काट डाला। बताएंगे कहां की बड़ी खबर है ये दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, कहीं आप पर भी तो नहीं पड़ेगा असर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो हमेशा की तरह आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले ऑलवेज ये मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर गर्व, और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ वायुसेना प्रमुख की बड़ी चेतावनी। कहा चीन और पाकिस्तान कर सकते हैं दोनों तरफ से हमला, इमरजेंसी के लिए रहे तैयार। जी हाँ, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं दोस्तों। अब इस बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी की है दोस्तों। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत का पश्चिमी उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता टू फ्रंट कॉन्टिंजेंसी यानी दो तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए। इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां रखनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेज के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत से सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे जी ने भी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की चिंता जाहिर की थी। और ऐसे में अब इनका ये बयान दोस्तों काफी ज्यादा भारत को टेंशन में डाल सकता है। लेकिन दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने इसका भी काट निकाल लिया है दोस्तों, और बॉर्डर डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूत किया गया है दोस्तों, और हथियारों की भारी तैनाती कर दी गई है और जवानों की भी तैनाती की गई है भारी मात्रा में दोस्तों। और ऐसे में फिर भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी थी जो हमने आपको ये शेयर किया दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वायुसेना प्रमुख की चेतावनी को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पर बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिंदू प्रिंसिपल के गले में डाली जूतों की माला, बाइक को आग में झोंका। जी हाँ, नुपुर शर्मा समर्थक छात्र की साइड लेने पर भड़के कट्टरपंथी। जी हाँ, बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ द्वारा एक हिंदू स्कूल प्रिंसिपल को सैकड़ों लोगों के बीच जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया दोस्तों। घटना 17 जून को मिर्जापुर यूनाइटेड कॉलेज का है दोस्तों। प्रिंसिपल की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने उस हिंदू छात्र को इस्लामी भीड़ से बचाया था, जिसे नुपुर शर्मा की तस्वीर शेयर करने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। जी हाँ, घटना के बाद भीड़ ने अपना गुस्सा प्रिंसिपल को सबके सामने जलील करके उतार दिया। पूरे मामले में हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की। नरेल सदर उपजिला के कॉलेज में घटित इस घटना के बाद कई अल्पसंख्यक सड़कों पर विरोध करने उतर गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रिंसिपल के साथ ऐसी बदसलूकी इसलिए की गई क्योंकि वो हिंदू समुदाय के हैं। हकीकत में प्रिंसिपल का घटना से कोई लेना देना ही नहीं था दोस्तों, या फिर भी पुलिस ने उनकी रक्षा नहीं की। ऐसे में दोस्तों नुपुर शर्मा समर्थक छात्र की साइड लेने पर भड़के हुए कट्टरपंथियों ने दोस्तों हिंदू प्रिंसिपल के साथ
साथ गले में जूतों की माला डाल दी गई दोस्तों, उनका बाइक जला दिया गया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? आखिर हिंदू अल्पसंख्यक दोस्तों अन्य देशों में क्यों सुरक्षित नहीं है, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। आखिर क्यों ऐसी आए दिन खबरें आती रहती हैं दोस्तों जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता रहता है? जवाब राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां जर्मनी में पीएम मोदी जी ने किया आपातकाल का जिक्र, कहा वो दौर काले धब्बे की तरह लेकिन लोकतंत्र सब पर भारी पड़ा। जी हां दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में है दोस्तों। यहाँ म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी जी का स्वागत किया। इस बीच पीएम मोदी ने म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच आकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपका ये स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपके इस प्यार, उत्साह और उमंग से जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं उनका सीना भी गर्व से भर गया होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि आज का दिन यानी 26 जून एक और वजह से जाना जाता है, जो लोकतंत्र हमारा गौरव है, जो लोकतंत्र हम हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय उस लोकतंत्र को बंधक बनाने, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल के कालखंड भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई है। लोकतांत्रिक परंपरा इन हरकतों पर भारी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हाँ तो उस आपातकाल के समय को दोस्तों आप लोग किस प्रकार से व्याख्यान करना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा जरूर। साथ ही आपको इसी से जुड़ी खबर बता दें जहां पीएम मोदी जी ने कहा भारत करना ही है और समय पर करना है के संकल्प पर अग्रसर है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजप्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। आज का भारत होता है, चलता है और ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। आज भारत करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों जहां पर इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने मांगा भारत का साथ, क्या करेगी मोदी जी की सरकार? जी हां, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से भारत से बड़ी मदद मांगी है दोस्तों और रशिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ की बात कही है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने शनिवार को कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक गहरी साझेदारी है और भारत चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में भारत रशिया के खिलाफ प्रेशर बनाने का काम करे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने शनिवार को कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत सहित अन्य देश यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध के दौरान उसकी कीमत और युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है ये बताने के लिए अमेरिका की मदद करे। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ गहरी साझेदारी साझा करता है, लेकिन वॉशिंगटन चाहता है कि यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि भारत हमारे साथ आ रहा है। भारत के साथ एजेंडा पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी उनके साथ बहुत गहरी साझेदारी है, यहाँ तक कि रक्षा जगत में भी। यानी कि दोस्तों फिर एक बार अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की है दोस्तों। इन बातों को कहकर पहले दोस्तों भारत की जमकर तारीफ की है अमेरिका ने, उसके बाद तारीफ के बाद दोस्तों कहा कि हम चाहते हैं कि भारत भी रशिया पर दबाव बनाए। यानी कि दोस्तों बातें बनाना तो कोई अमेरिका से सीखे जो भारत को फुसलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, रशिया की खिलाफी करने को कह रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत मूर्ख नहीं है। शायद ये बात अमेरिका को अब तक समझ में नहीं आई है दोस्तों। आपका जवाब देना चाहेंगे, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर चीन के 29 युद्धक विमानों ने की बड़ी घुसपैठ, गुस्साए ताइवान ने दूर तक खदेड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चीन ने मंगलवार को 29 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज दिए, लेकिन ताइवान चीन की इस हरकत से नहीं डरा, बल्कि उसने उल्टे अपने जहाजों से चीन की एयरफोर्स को खदेड़ दिया। मई के बाद से ताइवान
ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में ये चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ है दोस्तों। द स्टार अखबार के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन की इस घुसपैठ में 17 लड़ाकू विमान, 6 बम वर्षक और अन्य सहायक विमान थे। ये विमान मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान की ओर से चीन के विमानों को चेतावनी देने के लिए लड़ाकू विमान भेजे गए, जबकि मिसाइल सिस्टम को उनके मार्ग की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका ने यूरोप में छिपा रखे हैं 200 परमाणु बम। आखिर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान में कितनी सच्चाई है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियार छिपा कर रखे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से अधिकतर परमाणु बम है, जिन्हें 6 नाटो देशों में रखा गया है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बातचीत में दावा किया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए 257 विमान तैयार किए गए हैं और ये सिर्फ अमेरिकी विमान नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि रूस के पास इस तरह का कोई मिलिट्री बेस नहीं है जहां परमाणु हथियारों को तैनात किया गया है। हालांकि पुतिन के इस दावे पर तुरंत ही सवाल भी उठने लगे हैं दोस्तों। आखिर पुतिन का ये दावा कितना सही है, हम आपको बताते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस क्रिस्टेनसेन ने कहा है कि यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों की संख्या के लिए हमारे पुराने अनुमानों का उपयोग करते हुए रूसी सरकार को देखना दिलचस्प है। वर्तमान अनुमान इसका ठीक आधा है, यानी यूरोपीय देशों में तैनात अमेरिकी परमाणु बमों की संख्या 100 है और ये 6 देशों में नहीं बल्कि सिर्फ 5 देशों में ही मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने पुतिन के दावे को सही बताया है लेकिन आंकड़ों को गलत बताया है दोस्तों। कहा है 200 नहीं बल्कि 100 परमाणु बम ही है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूएई में अंतिम सांसें गिन रहे परवेज मुशर्रफ चुपके से मिलने पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम सांसें गिन रहे पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और कई मुकदमों में वांछित चल रहे परवेज मुशर्रफ से मिलने के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा चुपके से दुबई गए थे दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया ने यह बड़ा खुलासा किया है। यही नहीं, जनरल बाजवा के साथ उनकी पत्नी और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष डॉक्टर भी मौजूद थे। मुशर्रफ पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या करवाने समेत कई आरोप हैं और वो जेल से बचने के लिए साल 2018 से ही यूएई में रह रहे हैं। जी हां दोस्तों, मुशर्रफ के परिवार ने जनरल बाजवा का स्वागत किया। मुशर्रफ अमाइलॉइडोसिस नामक बीमारी से जूझ रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर कट्टरपंथी देश में मुस्लिम लड़कियों ने उतारा हिजाब। वीडियो देख भड़के कट्टरपंथी ईरान पुलिस ने दी इनको कड़ी सजा। जी हां दोस्तों, ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केट बोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के लिए कई किशोर लड़कियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। शिराज पुलिस प्रमुख फराज शोजाई के हवाले से न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया है कि कई लड़कियों ने स्पोर्ट इवेंट के अंत में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दी है। पुलिस ने कई आयोजकों को भी गिरफ्तार किया है दोस्तों। डेली मेल के खबर के अनुसार आयोजन जिसमें दर्जनों किशोरों ने सख्त इस्लामिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया करने के आरोप में 5 आयोजकों को हिरासत में भी लिया गया है। यानी कि दोस्तों, आने वाले समय में इन हरकतों से साफ पता चलता है कि कट्टरपंथी जरूर कम होंगी दोस्तों, क्योंकि अब हर कोई मॉडर्न की तरफ भाग रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां इजराइल में संसद भंग करने से पहले पीएम नफ्ताली बेनेट ने बुलाई आखिरी बैठक। क्या फिर होंगे आम चुनाव? जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस सप्ताह ही संसद को भंग किए जाने और नए सिरे से चुनाव कराने की संभावना के बीच अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि बेनेट ने रविवार को प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बेनेट के चुनाव की ओर बढ़ने के फैसले के साथ ही उस महत्वाकांक्षी राजनीतिक योजना का भी समापन हो जाएगा, जिसके तहत 8 विपरीत विचारधारा की पार्टियां केवल पूर्व नेता बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए अपने अपने मतभेदों को एक और रख साथ आई थी दोस्तों। नेतन्याहू इस समय विपक्ष के नेता हैं और देश को नेतृत्व प्रदान करने को तैयार हैं। ऐसे में दोस्तों, कितने भाई और बहन ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे परम मित्र नेतन्याहू ही अगले पीएम बने? इजराइल के कौन कौन कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। देखते हैं हम भी एक और खबर की बात करें, जहां पर बगावत के बीच
जॉनसन ने अगला चुनाव जीतने की राह पर होने का दावा किया है। जी हां दोस्तों, लंदन से बड़ी खबर, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को इस दावे के साथ कंजर्वेटिव पार्टी के कई सहयोगियों को नाराज कर दिया है कि वो अगले आम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सही रास्ते पर है। तो वहीं दो महत्वपूर्ण उपचुनावों में करारी हार के बाद उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह बढ़ा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां जातीय जनगणना में बांग्लादेशियों को शामिल किया तो करेंगे विरोध। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने बिहार में होने जा रहे जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि यदि जातिगत जनगणना में बांग्लादेशी और उसके साथ में भी 1991 में चिन्हित लोगों का नाम शामिल किया जाएगा, तब हमारे जैसे लोग इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें जातीय जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों में भी उनकी जाति लिखी जाए। ऐसे में तो गिरिराज सिंह के मांग को आप सही दोहराते हैं दोस्तों, हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में उल्टा पड़ा सुपर टैक्स का दांव, फैसले के विरोध में उतरे इमरान खान। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की माली हालत ठीक करने के मकसद से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के बड़े उद्योगों पर 10% की रेट से सुपर टैक्स लगाने का फैसला लिया था। इस फैसले का मकसद नकदी संकट और अस्थिर अर्थव्यवस्था समेत कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना बताया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इमरान खान ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इस ऐलान के बाद भारी गिरावट दर्ज की गई दोस्तों, जिसके बाद इमरान खान ने 2 जुलाई को सुपर टैक्स के फैसले के विरोध में मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में इमरान फैसले के खिलाफ रैली आयोजित करने जा रहे हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर सेवरोडोनेट्स्क पर रशिया का कब्जा, भय और शर्म से जेलेंस्की ने अपना मुंह छिपाया। जी हां दोस्तों, लिचियांस्क के बाद रशिया ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर सेवेरोडोनेट्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अधिकांश यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में स्थित इस शहर के मेयर ने रूसी सेना के कब्जे की पुष्टि की है। यूक्रेनी और यूक्रेन के लिए लड़ रहे भाड़े के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर को बचाने की हर संभव कोशिश की है। रूस जैसी महाफौज को हफ्तों तक रोक कर रखा गया, लेकिन अब यहाँ रूस का नियंत्रण है। दोस्तों, जेलेंस्की के लिए इस जंग में ये सबसे बड़ा झटका है। इससे पहले दोस्तों, रशिया मिसाइलों ने यूक्रेन के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को भी निशाना बनाया था। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान के बेडरूम में स्पाई कैमरा लगा रहा था, जासूस मौके पर पकड़ा गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, इमरान के प्राइवेट आवास बनी गाला के एक कर्मचारी ने उनकी जासूसी का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, कर्मचारी इमरान के बेडरूम में खुफिया कैमरा लगा रहा था। फिलहाल पूर्व पीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ करके जानकारी जुटाई जा रही है दोस्तों कि किसके कहने पर वो खुफिया कैमरा लगा रहा था। सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया को बताया कि बनी गाला के एक कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक और खबर की बात करें, जहां पर महाराष्ट्र से कोरोना का अपडेट दोस्तों नहीं थम रहा। कोरोना का कहर, 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले। जी हां, एक्टिव केस में 24,000 पहुंच गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 6,493 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, और एक्टिव केस 24,000 के पास पहुंच गए हैं। राहत भरी बात दोस्तों ये है कि एक दिन में 6,213 मरीज संक्रमण से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में कल 5 मरीजों की जान गई है दोस्तों। राज्य में ओमिक्रॉन के BA.4 और 5 वेरिएंट के 5 मरीज सामने आए हैं। एक और अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी के मुस्लिम नेता को कट्टरपंथियों ने पीटा दोस्तों, और मार मार कर उनकी उंगली तोड़ दी, उनका दाढ़ी काट दिया गया दोस्तों, और उनको भाजपा का मुखबिर बताया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय
जनता पार्टी से जुड़े एक मुस्लिम नेता को उन्हीं के समुदाय के लोगों द्वारा पीटे जाने की खबर आई है दोस्तों। पीड़ित नेता का नाम फैजल मलिक है। मलिक ने अपने साथ हुई इस हिंसा की शिकायत पुलिस को दी है दोस्तों। उनकी तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छावनी मंडल के कोषाध्यक्ष फैजल ने आरोप लगाया है कि उनके बीजेपी से जुड़े होने के कारण उनके समुदाय के लोग उनसे नाराज थे। सबको उनका पार्टी में रहना खटकता था। इसी कारण उन्होंने मलिक को जमकर पीटा और उन्हें धमकी दी कि वो अपने दाढ़ी को कटा लें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों दाढ़ी काटा नहीं गया है बल्कि दाढ़ी काटने की धमकी दी गई है दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया। और ऐसे में फैजल की हाथ में पट्टी बांधे एक वीडियो भी सामने आई है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करते हुए न्यूज नेशन पत्रकार अमित सिंह ने बताया है कि फैजल ने दावा किया है कि मुस्लिम दबंगों ने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वे मुस्लिम होकर भाजपा से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, दबंगों ने उन्हें भाजपा का मुखबिर भी बताया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी और उन लोगों के खिलाफ दोस्तों क्या कानूनी सजा करनी चाहिए, बताइएगा जरूर आप लोग। एक और खबर की बात करें जहां पर 40 शव असम से आएंगे, मुर्दा घर भेजे जाएंगे। जी हाँ, बागी विधायकों पर संजय राउत का विवादित बयान। जी हाँ, महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष को लेकर संजय राउत लगातार मुखर है। राउत के नेतृत्व में शिवसेना के नेताओं ने विद्रोहियों पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं के साथ बंद दरवाजे में बैठक की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन मुंबई और पुणे समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बागियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें, संजय राउत ने कहा कि मौजूदा संकट शिवसेना को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद विधायकों की संख्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने सबक सीख लिया है कि किस पर भरोसा किया जाना चाहिए। वे ऐसे शरीर हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है, उनका मस्तिष्क मर चुका है। 40 शव असम से आएंगे और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सीधे मुर्दा घर भेज दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों परसों इन्होंने एक विवादित बयान दिया था दोस्तों और फिर आज एक और विवादित बयान दिया। कल इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या सरकार में रहकर इस प्रकार की भाषणबाजी सही लगती है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर आजमगढ़ और आजम का गढ़ दोनों सीटों पर लहराया। भगवान निरहुआ ने अखिलेश यादव के भाई को हराया और मजबूत हुआ ब्रांड योगी। जी हां, आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर की जनता ने वहां भगवा लहरा दिया है। वहीं सपा के संस्थापक परिवार के गढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाजी मार ली है दोस्तों। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश के भाई धर्मेंद्र को हराकर अपना बदला पूरा किया है। तो वहीं रामपुर से भाजपा के घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की है। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और मजबूत हुई है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन टू बीजेपी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और योगी सरकार के इस जीत के लिए आपकी क्या राय होगी, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर इसी से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामपुर में आजम खान के करारे हार के बाद दोस्तों आजम खान का बयान, कहा ये ना चुनाव था और ना ये चुनाव के नतीजे हैं। जी हां दोस्तों, रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार पर जब समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने बेहद अलग अंदाज में अपनी बात रखी। वो काफी नाराज लगे। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे कहां, चुनाव था ही कहां, इसे ना आप चुनाव कह सकते और ना ही चुनावी नतीजे। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्तियां मुसलमानों की, 2200 की पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का और 1 वोट। हार की वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि और क्या वजह बताएं। वो इस दौरान मीडिया पर भी बरसे। रामपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने 42,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की दोस्तों। ऐसे में बौखलाहट में इन्होंने कहा कि ये चुनाव न था और ना ये उनके नतीजे हैं। ऐसे में दोस्तों अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति आजम खान की होती नजर आ रही है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर 1 जुलाई से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। कहीं आप भी तो नहीं आ रहे इन 10 बदलावों के दायरे में। जी हां दोस्तों, आने वाले 1 जुलाई से देश में कई नियम कानून बदलने वाले हैं। ये नियम आपके आर्थिक लेन देन से होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ भार आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 जुलाई से होने वाले बदलावों के दायरे में लेन देन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले और पैन कार्ड धारक भी आने वाले हैं। जी हां, ऐसे में इन नियमों के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जहां पहला बदलाव
जवाब होगा गिफ्ट्स पर देना होगा 10% का TDS। दूसरा, पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी पर साल में 10,000 से ज्यादा खर्च किया तो देना होगा TDS। चौथा, निवेशक डीमैट अकाउंट की KYC अपडेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। पांचवा, 30 जून तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो देना होगा दुगना जुर्माना, यानी 500 रुपए 30 जून तक है दोस्तों, उसके बाद 1,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे आधार पैन को लिंक करने के लिए। साथ ही छठा, बढ़ सकते हैं काम के घंटे। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है। 4 नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नए लेबर कोड में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर। सातवां, इन हैंड सैलरी में हो सकती है कमी। जी हाँ दोस्तों, हाथ में जो आपको सैलरी मिलती है उसमें कमी की जा सकती है। आठवां, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव, या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, जहां तक है बढ़ेंगे ही दोस्तों। नौवां है, दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी। और अंतिम लेकिन कम नहीं, ये भी एयर कंडीशनर्स भी हो जाएंगे महंगे। और ऐसे में दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको बताई है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।